हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्क। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 10th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 42 करेंगे, जिसकी डेट है 10 अक्टूबर 2020। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, और उसमें हम कई चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने सड़क परिवहन पढ़ा था, रेल परिवहन पढ़ा, जल परिवहन पढ़ा, और भी कई सारी चीज़ें पढ़ी। और आज हम इसकी लास्ट चीज़ जो है इस चैप्टर की, वो है भारत में संचार और व्यापार, उसको पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप संचार को समझिए। संचार होता क्या है? वैसे तो शायद आपको पता हो, ना पता हो तो समझिए। पहले तो इंग्लिश का एक टर्म होता है कम्युनिकेशन। अगर आपने संचार भी नहीं सुना तो कम्युनिकेशन जरूर सुना होगा, क्योंकि ज़्यादातर हम बोलचाल की भाषा में कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। और पहले हमें टॉपिक को समझना है, तो इंग्लिश हिंदी मत देखो, आप समझो कम्युनिकेशन क्या होता है। एक कम्युनिकेशन होता है एक प्रोसेस, एक से दूसरे तक जो हमने इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, जो भी हमें सूचना एक से दूसरे तक देने हैं, जैसे ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है, इस तक जो हम सूचना देने का जो हमारा प्रक्रिया है, इस तक सही सही हमारी जो ये मैसेज जाता है, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एक से दूसरे तक जो पहुंचता है उसको बोलते हैं संचार। ठीक है, कम्युनिकेशन अपनी बात को एक दूसरे के पास, एक से दूसरे के पास ट्रांसफ़र करना, उसको बोलते हैं हम संचार। ठीक है, अब देखिए संचार कितने तरह के होते हैं। व्यापार तो आप समझते ही होंगे क्या होता है। अब देखते हैं संचार कितनी तरीके के होते हैं। दो तरीके के संचार होते हैं। संचार एक होता है निजी और एक होता है जनसंचार। निजी संचार क्या होता है? निजी संचार होता है, निजी संचार आपने कई बार इंग्लिश में एक टर्म सुना होगा, 1-to-1 कम्युनिकेशन, तो वही है निजी संचार। निजी संचार का मतलब जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा होता है, मैसेजिंग कर रहा होता है, एक इंफॉर्मेशन भेज रहा होता है, वो होता है निजी संचार। एक पर्सन एक को भेजेगा या दो को भेजेगा, बस इतना ही। कुछ लिमिटेड लोगों को अगर वो एक इंसान दूसरे इंसान को भेजता है तो उसको बोलते हैं निजी संचार। देखिए, जैसे हम कई तरीके से करते हैं। जैसे हम खत से करते थे पहले, है ना, अपने दादी को, अपने नाना को, अपने मामा को, बुआ को, जिसको भी हम पत्र लिखते थे, तो हम कैसे, ये संचार के साधनों के द्वारा संचार से ही करते थे। और अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं हमें एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। टेक्निकल एज है, हम कैसे ईमेल भेज देते हैं, है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, टेलीग्राम के थ्रू कर देते हैं। तो आज तो बहुत सारे तरीके हो गए हैं। चलिए, एक मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम इसको कह सकते हैं। ये होता है जनसंचार। मतलब देखिए, अभी पहले समझिए, आप निजी संचार पढ़िए, फिर इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वरना निजी संचार, जैसे भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है ना। भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। यह दोनों पार्सल और साथ ही लिखित संचार को संभालता है। ये पार्सल भी भेजता है और लिखित संचार मतलब आपको चिट्ठी पत्री लिखनी है तो आप उसको भी भेज सकते हैं। आपको कोई गिफ्ट भेजना है, कोई सामान भेजना है अपने रिश्तेदार को, अपने मित्र को, अपने सगे संबंधी को, तो आप वो भी भेज सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को डील करता है, चाहे वो आपके पार्सल्स हो, चाहे वो आपका लिखित संचार हो। ठीक है, कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल कहते हैं। अगर आपसे पूछे प्रथम श्रेणी के मेल में क्या आते हैं, तो प्रथम श्रेणी के मेल में आते हैं कार्ड और लिफाफे। और द्वितीय श्रेणी के मेल में क्या आती हैं? द्वितीय श्रेणी के मेल में आपकी किताबें, पैकेट, पंजीकृत आदि और समाचार पत्र शामिल है। मतलब जो भी आप कोई गिफ्ट भेजेंगे आप, या फिर कोई और किताब भेजेंगे, कोई भी सामान, समाचार पत्र भेजेंगे, इस तरीके की जो भी चीज़ आप भेजना चाहते हैं एक दूसरे को, तो वो होती है आपकी द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी, जैसे हम हमारे पत्र, चिट्ठी, या हम कोई पत्र लिखते हैं, टेलीग्राम करते हैं, वो होती है प्रथम श्रेणी। और द्वितीय श्रेणी क्या हो गई? द्वितीय श्रेणी हो गई जैसे हमने कोई किसी को किताबें भेजी, पैकेट भेजा, या पंजीकृत कोई आदिक भेजी। ठीक है, मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए 6 मेल चैनल, राजधानी चैनल, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क मेल और पोरियोडिकल चैनल स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये हैं जिससे जल्दी से जल्दी फास्टेस्ट डिलीवरी हो सके। त्वरित का मतलब होता है फास्टेस्ट, बहुत स्पीड से।
है ना। तो जो भी ये सारी मेल की सुविधा है उसमें करी गई है। चैनल राजधानी चैनल, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क मेल, ये सारी क्या है, ये जल्दी से जल्दी डिलीवरी करने के लिए करी गई है। अब देखिए भारतीय दूरसंचार नेटवर्क। भारतीय दूरसंचार नेटवर्क एसटीडी द्वारा पहले से ही 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया है। एसटीडी आप समझते हो, एसटीडी बूथ लगे होते थे, पहले आपने देखा होगा, पहले बहुत होते थे कि बूथ लगे होते थे, वैसे आजकल आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए, ये थोड़ा सा आउटडेटेड भी कह सकते हैं इस टाइम में, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की बुक में है तो हमें पढ़ना है और इसको समझना भी पड़ेगा थोड़ा। वैसे तो कम ही चांसेस होते हैं कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए, पर फिर भी अगर कोई फंस जाए तो फिर भी हमें जानना जरूरी है। देखिए, देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा का विस्तार करने का विशेष प्राविधान किया है, जिससे लोग फ़ोन कर सके। वैसे तो जो संचार के माध्यमों में आजकल बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, अब एसटीडी किसी को ज़रूरत नहीं है, सबके हाथों में फ़ोन होते हैं, कोई भी फ़ोन से कर सकता है, चाहे वो एसटीडी हो, चाहे वो किसी विदेश में भी करना हो। तो एसटीडी का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में कॉल करने के लिए सुविधा होती थी, बूथ लगे होते थे, और जिससे एक बंदा किसी दूसरे स्टेट में, यूपी में करना है, दिल्ली में करना है, बिहार में करना है, असम में करना है, गुवाहाटी में, कहीं भी उसको कॉल करना है तो वो कर पाता था। ठीक है, तो अभी क्या है, तो ये एसटीडी की सुविधा का विस्तार हुआ था, वो आया भी और चला भी गया है एक्चुअली, पर फिर भी हम फ़ोन से कर सकते हैं। पूरे भारत में एसटीडी सुविधा की दर समान सुनिश्चित कर दी गई है, और ये भी है कि एसटीडी ऐसे नहीं है कि एक जगह पे रेट अलग होंगे और दूसरी जगह पे रेट अलग होंगे। सभी जगह रेट जो है, जो उसकी दर है वो समान है। ओके, ठीक है, समान है। चलिए अब देखते हैं, ये तो हमने देखा निजी संचार, जो डाक वाला देखा, दूरसंचार नेटवर्क देखा। अब हम देखते हैं जन संचार क्या होता है। जन संचार आप इस तरीके से समझिए, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन या जन संचार क्या होता है, इसमें तो हमारा था एक बंदे में या एक बंदे से 2 बंदों में जब हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो होती है हमारी जनसंचार। लेकिन ये क्या है, ये है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मतलब जब एक ही इंसान बहुत सारे, है ना, बहुत सारे लोगों से, मतलब आप सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों, लाखों लोगों, करोड़ों लोगों से अगर कोई डील कर सकता है, बात कर सकता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे टेलीविज़न है, टेलीविज़न में कोई प्रोग्राम आ रहा है तो उसको किसी एक जगह ही ना देखकर पूरे देश में देखा जा सकता है, इनफैक्ट विदेशों में भी देखा जा सकता है। ऐसे ही वीडियो है, फिल्में हैं, रेडियो है, ये सब ये हैं आपके जनसंचार के साधन, यानी कि मास कम्युनिकेशन, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है ये जनसंचार। ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रम का प्रसारण करता है, ये आप सभी जानते होंगे। दूरदर्शन भी इसी में आता है, क्योंकि दूरदर्शन का भी क्या है, एक टेलीविज़न पे कोई प्रोग्राम आता है तो सब लोग उसको बैठ के देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल दुनिया का सबसे बड़े स्थलीय नेटवर्कों में से एक है, ये भी आपको याद रखना है। जो दूरदर्शन है वो जो दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय नेटवर्क होते हैं उनमें से एक हमारा दूरदर्शन भी है। भारत दुनिया में फीचर फिल्मों में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। मतलब जो पिक्चर बनाई जाती हैं सबसे ज़्यादा भारत में बनाई जाती हैं। यह लघु फिल्मों, वीडियो फीचर फिल्मों और वीडियो लघु फिल्मों का भी निर्माण करता है। छोटी मोटी फिल्में जो आपकी आती हैं, डॉक्यूमेंट्री, उनकी बातें कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे बनाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाले देशों में से भी हमारा देश भारत है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन भारतीय और विदेशी दोनों फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार है। मतलब अगर कोई भारत में कोई भी अगर फिल्म रिलीज हो रही है, चाहे वो भारत की है या वो बाहर की बनी हुई कोई विदेशी फिल्म है, तो उसके लिए ये जो बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये दोनों को ही देखती है, दोनों को ही गवर्निंग बॉडी यही है। ठीक है। प्रिंट मीडिया कौन सा है जनसंचार में, ये तो हमने कुछ ऐसे साधन देखे दूसरे, और ये है हमारा प्रिंट मीडिया, जो प्रिंट मतलब जो छपा हुआ होता है। जैसे समाचार पत्र होते हैं, काफ़ी लोगों में जाते हैं, तो हम इसे 1 to 1 नहीं कह सकते, क्योंकि एक समाचार पत्र को एक से कहाँ लाखों लोग पढ़ते हैं, है ना।
एक तरीके का दैनिक जागरण है, कितने लोग पढ़ते हैं। इसी तरीके से पत्रिकाएं हो गई, किताब हो गई, ये सब आती हैं आपकी प्रिंट मीडिया में। समाचार पत्र 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में सबसे बड़ी संख्या अंग्रेजी और उर्दू के बाद हिंदी की है। समझे, सबसे ज़्यादा तो क्या किसकी होती है, अंग्रेजी, फिर उसके बाद उर्दू और फिर उसके बाद हिंदी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है वर्कशीट में। व्यापार, लोगों, राज्य और देशों के बीच माल के आदान प्रदान को व्यापार के रूप में जानते हैं। व्यापार आप जानते हो बिजनेस क्या होता है, कि जब हम किसी भी लोगों या राज्य या देशों के बीच अपने माल को देते हैं, उसके बदले पैसे लेते हैं या कुछ और सामान लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं व्यापार। इस तरह के आदान प्रदान बाजारों में होते हैं। अब देखिए व्यापारों के कितने प्रकार होते हैं, है ना। व्यापार ये नहीं पता होगा आपको, व्यापार तो आपको सबको पता होगा कि हम अपने माल को बेचते हैं, उसके बदले पैसे या कुछ और लेते हैं, तो उसको व्यापार कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन व्यापार के 3 तरह के होते हैं व्यापार। एक होते हैं स्थानीय व्यापार, जो शहरों, कस्बों और गाँवों में किया जाता है। एक होता है राज्य स्तरीय व्यापार, राज्य स्तरीय व्यापार जो 2 या अधिक राज्यों के बीच किया जाता है। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो 2 या अधिक देशों के बीच किया जाता है। मतलब ये समझिए, जो केवल अपने शहरों, कस्बों और गांवों तक सीमित है, उसको बोलेंगे स्थानीय, क्योंकि एक स्थान पे है वो पर्टिकुलर, वहीं पे व्यापार होता है। जैसे यहाँ पे सब्जी उगाई, वहीं पे बेच दी, ठीक है। और एक होता है 2 या अधिक राज्यों के बीच व्यापार, मतलब हमने सब्जी हमारे यहाँ पे जैसे शिमला में बहुत सारा सेब होता है ना, शिमला में बहुत सारा सेब हो रहा है, तो वहीं पे खपत नहीं है उसका सेब आपका दिल्ली में भी आ रहा है, मुंबई में भी जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया राज्य स्तरीय व्यापार। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है, जैसे हमारे यहाँ गेहूँ या चीनी बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, जब हमारे यहाँ के देश की आपूर्ति हो जाती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं, तो वो हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का सूचकांक है। मतलब कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी इकोनॉमिकल दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा अच्छा होता है तो हमारी देश की समृद्धि भी काफ़ी हद तक इस पर डिपेंड करती है, और इसलिए इसे देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। अब देखते हैं व्यापार के घटक कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है व्यापार निर्यात और एक होता है आयात। तो निर्यात में जैसे हम निर्यात जवाहरात है ना, रसायन और संबंधित उत्पाद, कृषि और संबंधित उत्पाद, पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोल और उत्पाद, रत्न और जवाहरात, रसायन और संबंधित उत्पाद, आधार धातु, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी, कृषि और संबंध उत्पाद। ठीक है, ये सब है इसके टाइप। व्यापार का संतुलन, मतलब इसमें आयात में और निर्यात में व्यापार का संतुलन, किसी देश का व्यापार का संतुलन उसके निर्यात और आयात के बीच का अंतर है। बच्चों आज की वर्कशीट आपकी बहुत ही ब्लर है, इनफैक्ट आप पीडीएफ में देख के अच्छे से पढ़ना, मैं आपको जो बता रही हूँ वैसे आपको देखने की, अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, कुछ ऐसा है नहीं, आप समझ सकते हैं। व्यापार, किसी देश का व्यापार का संतुलन उसके निर्यात और आयात दोनों पे निर्भर करता है, दोनों के बीच पर। मतलब अगर किसी देश का संतुलन तभी बना रहेगा अगर कुछ चीज़ें वो भेजेगा, है ना, आयात होता है मंगाना और निर्यात होता है भेजना, तो अगर दोनों में सामंजस्य बैठा रहेगा, अगर दोनों का वो होगा। एक होता है अनुकूल संतुलन और एक होता है प्रतिकूल। जब अनुकूल संतुलन तब होता है जब निर्यात का मूल्य और आयात का मूल्य, है ना, जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से ज़्यादा हो तो होता है अनुकूल संतुलन। ठीक है, और जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से, है ना, जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो तो तब क्या होता है, प्रतिकूल सम्मिलित। ठीक है,
समझ में आया? प्रतिकूल मतलब जब हम प्रतिकूल जब है जब हमारा आयात ज़्यादा हो रहा है और निर्यात कम, मतलब हमें मंगाना ज़्यादा पड़ रहा है, बाहर हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है और हमारे पास पैसा कम आ रहा है, तो वो हमारा प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, उल्टा असर पड़ेगा। और जब हम चीज़ों का निर्यात का मूल्य हमारा ज़्यादा है और आयात का कम, मतलब जब हम चीज़ों को मंगा कम पैसों के लिए और भेज रहे ज़्यादा कि ज़्यादा पैसा आ रहा है हमारे सामान का, तो वो तो अनुकूल रहेगा ना, हमारी अर्थव्यवस्था पे अच्छा प्रभाव डालेगा और ये हमारा प्रतिकूल रहेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में उभरा है और सूचना के निर्यात के माध्यम में भारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। मतलब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर में एक बहुत अच्छी पोजीशन बना चुका है और सूचना निर्यात के माध्यम में अब इसके हमारे भारत के पास काफ़ी विदेश मुद्रा भी आ गई है। अब देखते हैं भारत में पर्यटन। भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों में काफ़ी बढ़ गया है। लाखों लोग पर्यटन उद्योग से लगे हुए हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देता है, स्थानीय हस्तशिल्प और सरकारी गतिविधियों का भी समर्थन करता है ना। जब लोग यहाँ पे आएंगे, जो स्थान का हस्तशिल्प है वो खरीद के ले जाएंगे। भाई अब अगर हम भी कहीं पे घूमने जाते हैं तो हम वहाँ का लेके आते हैं, भाई यहाँ का बहुत मशहूर है ये चीज़, है ना। और वहाँ की हमें सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी पता चलती है, वहाँ पे ऐसा होता है। यह हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ में भी विकास को बढ़ाता है। अगर हम कहीं जाएंगे या कोई हमारे पास आएगा तो वहाँ की संस्कृति से अवगत होंगे, वो उन्हें पता चलेगा। विदेशी पर्यटक हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के लिए भारत आते हैं, है ना। इन सब के टूरिज्म के लिए क्या आते हैं, जो भारत के जो विदेशी लोग हैं वो भारत इन सब चीज़ों की वजह से आते हैं। हमारे देश में पर्यटन के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। हाँ बिल्कुल है, हमारे देश की संस्कृति भी भरी पूरी है, हमारे पास जो पर्यटन की काफ़ी संभावना है। इन सबसे आशाजनक आगामी उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट हर तरीके से हर संभव प्रयास कर रही है जिससे हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। चलिए अब कर लेते हैं इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर। भारत विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन से हैं, उनमें से किसको देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है और क्यों? तो अभी तो हमने पढ़े कि व्यापार 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थानीय व्यापार, बच्चों प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी। देखिए, एक तो होता है स्थानीय व्यापार, दूसरा होता है आपका राज्य स्तरीय व्यापार और तीसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है क्योंकि किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी देश की समृद्धि का सूचकांक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है, देश एक्स निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? इसका एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बस इतना सा आंसर देना है। जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो उसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर खराब प्रभाव पड़ेगा और इससे देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी और विकास की गति धीमी होगी। ठीक है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मेल में क्या अंतर है? ये भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। इनमें दैनिक जीवन के उदाहरण दे और आपने इनमें से प्रत्येक का उपयोग किया था, उनकी डिलीवरी कौन संभालता है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। चलिए दे देते हैं फटाफट। प्रथम श्रेणी की मेल से अभिप्राय खत, कार्ड, लिफाफे से है, जबकि द्वितीय श्रेणी की मेल किताब, पैकेट, समाचार पत्र आदि से है। जब मैंने दादी माँ को पत्र लिखा तो वो प्रथम श्रेणी की मेल थी, और जब मैंने अपने मित्र को जन्मदिन पर उसे उपहार स्वरूप घड़ी भेजी तो द्वितीय श्रेणी की मेल थी। प्रथम श्रेणी की मेल और द्वितीय श्रेणी की मेल दोनों की डिलीवरी डाकिया यानी कि पोस्टमैन संभालता है। ठीक है। तीसरे प्रश्न का उत्तर आप ये लिख देंगे। चौथा प्रश्न इन्होंने हमसे पूछा है, जो 4th क्वेश्चन है, तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फायदेमंद रहा है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आप इसका आंसर ये लिख देंगे, पर्यटन से स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलता है, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाता है, दूसरे देशों के साथ संबंधों को मजबूत करता है और राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देता है। ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट है, पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया है। आपको क्या लगता है कि इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?
तो बच्चों आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब STD आएगी तो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाएंगे और उससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिनमें से मुख्य इस प्रकार से हैं। किसानों को उत्तम उर्वरक व बीज मिल सकेंगे, किसानों की पहुंच बाजार तक बन सकेगी, शैक्षिक विकास में भी सहायक होगी, संचार साधनों का विकास होगा, गाँवों में के विकास में सहायक होगा। ये है मेन इंपॉर्टेंट, गाँवों का विकास इन सब चीज़ों से होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 42। होपफुली आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप वीडियो भी लाइक कर दिया करो और आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। आप प्लीज़ एक कमेंट भी लिखा करिए। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।